हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी टुडेज़ वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम आपके जितने भी इंग्लिश पेडागोजी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे। यहाँ पर रेपिटेशन नहीं होगा, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन शॉट वीडियो है। आपको पेपर देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि कहीं भी चीज़ें, अगर आप कुछ भी चीज़ें छोड़ रहे होंगे तो ये प्रीवियस ईयर पेपर से आपकी कवर हो जाएंगी। तो प्लीज़ इसको ज़रूर करके जाइएगा। और स्टार्ट करते हैं आज के कोट के साथ। ये दुख दर्द परेशानी सब तेरे अंदर है, ये दुख दर्द परेशानी सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए पिंजरे से बाहर तो निकल, तू अपने आप में एक सिकंदर है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें हम देखने वाले हैं सभी इम्पॉर्टेंट 2011 से लेकर आपके 2022 का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था, उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पेपर्स आते सभी को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरे आंसर देने से पहले मैं आशा करती हूँ कि आप इसका आंसर अपने ही मन में दे रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। रेमेडियल टीचिंग एज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिक असेसमेंट मीन्स। रेमेडियल टीचिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या होता है, अगर किसी बच्चे को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, तो टीचर क्या करते हैं, पहले उसको डायग्नोज करते हैं। टीचर पहले उसको डायग्नोज करेंगे, उसकी प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम जब वो डायग्नोज कर लेंगे तो उसके बाद उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि बच्चे को आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रेमेडियल टीचिंग। इसी को हम बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। क्लियर। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप उसके ऑप्शंस को ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आप उसका आंसर दे सकते हैं, चाहे आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। ठीक है, तो डायग्नोजिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग। मैंने आपको अभी बता दिया कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं, और उसके बाद हम उन गैप्स का पता लगाते हैं जहाँ पर लर्नर को, जहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है समझने में। उसके बाद उन गैप्स को हम फिल करते हैं। तो यही प्रोसेस जो है रेमेडियल टीचिंग कहलाती है। और साथ ही साथ ये आपका पार्ट होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, देखिए एक ही क्वेश्चन में कई सारे कंसेप्ट्स जुड़े होते हैं, और आपका मेन पर्पस होना चाहिए आज के इस वीडियो में कि आपको सारे के सारे कंसेप्ट्स इन क्वेश्चंस के ज़रिए मैं आपको क्लियर करा दूंगी, जिससे कि पेपर चाहे कैसा भी आए आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट वो वाला असेसमेंट होता है जिसमें बच्चे की आप प्रगति तो देखते ही हैं कि वो कितना सीख पा रहा है, कितना उसने लर्न कर लिया है, किस स्टेज पर वो पहुंच गया है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि वो कहाँ पर लैग कर रहा है, कहाँ पर उसका लर्निंग गैप आ रहा है। उस गैप को भी हम फिल करने की कोशिश करते हैं और दोबारा से उसको अपनी टीचिंग स्किल्स में इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि बच्चा दोबारा से चीज़ों को सीख सके, पहले से बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। तो यही है इसका पहला आंसर, हो तो यही जाएगा, लेकिन हम आगे के भी ऑप्शंस पर ज़रूर जाएंगे। टीचिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, हम ऐसा, इसका मतलब ये होता है, रेमेडियल टीचिंग का मीन्स यहाँ पर ये दे रहा है कि टीचिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक से बाहर का कुछ पढ़ाएं। एक्स्ट्रा कोचिंग बाय पेरेंट्स के द्वारा एक्स्ट्रा कोचिंग लगवाई जाए। टीचिंग फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं, उनको हम टीच करें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। रेमेडियल टीचिंग इज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसका सीधा सा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको पूरी की पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, Which of the following is a value associated with an inclusive classroom? हर एक क्वेश्चन के साथ एक एक टॉपिक भी आपका साथ ही साथ कवर हो रहा है, मैं उसको एक्सप्लेन करती चल रही हूँ। दोस्तों, इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है, आपका मेन फोकस होना चाहिए कीवर्ड्स पर। इंग्लिश पेडागोजी इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। अगर आपने हर एक कीवर्ड का मतलब पता कर लिया तो आपको जो आपके ऑप्शंस देंगे उनमें से आप एलिमिनेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आंसर भी सही कर पाएंगे। इसी एक टेक्निक, इसी एक स्ट्रेटजी के साथ आपको अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होता है, इंक्लूसिव का मीनिंग है कि हम सभी चीज़ों को, सभी को साथ में लेकर चल रहे हैं। अब क्लासरूम माने जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सबको हम साथ में लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक को इग्नोर करेंगे, सभी को साथ में बैठकर पढ़ाएंगे और उनका कोलैबोरेशन भी आपस में होने देंगे। बच्चे भी आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन पर। कंपटीशन, इंक्लूसिव क्लासरूम में कंपटीशन होता है, एनवी या उनमें जलन की भावना होती है, सिंपैथी होती है, एक दूसरे से सहानुभूति रखते हैं, या कोलैबोरेशन इम्पॉर्टेंट है। देखिए कोलैबोरेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बच्चे एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, यही इंक्लूसिव क्लासरूम की एक क्वालिटी होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल्स इज
टू मैकेनिकल ड्रिल्स का सबसे बड़ा एम क्या है? क्या पर्पस है मैकेनिकल ड्रिल्स का, इतनी सारी प्रैक्टिस कराने का, ड्रिल्स कराने का बच्चों को? तो अब हम पढ़ते हैं ऑप्शंस। स्ट्रेंथन द रोट लर्निंग, कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जो आपको जिस भी ऑप्शन में दिखें तो वो ऑप्शन अपने आप गलत हो जाता है। बच्चे को कभी भी रट्टा मार नहीं कराते हैं, रोट लर्निंग से बिल्कुल पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। इनकरेज क्रिएटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज एमंग लर्नर्स, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। जहाँ पर भी आपको क्रिएटिविटी दिखती है, बच्चे को जहाँ पर हम ज़्यादा एक्सपोजर देते हैं, उसको इनकरेज करते हैं चीज़ों को लेकर, तो वहाँ पर ऑप्शंस ज़्यादातर सही होते हैं। बट फिर भी हम आगे के ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, हो सकता है इससे भी अच्छा ऑप्शन हमें आगे मिल जाए। इम्प्रूव द फ्लुएंसी ऑफ द लर्नर, हम उसकी फ्लुएंसी को, जो वो लैंग्वेज बोल रहा है उसकी फ्लुएंसी को बहुत ही अच्छा करें, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ लर्नर्स, हम उसकी एक्यूरेसी पर ज़्यादा फोकस करें, नहीं जी नहीं। सबसे ज़्यादा और सबसे सटीक आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि क्वेश्चंस की लेंथ देखकर आप कभी भी डरिएगा मत, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं। बस कुछ चीज़ें आपको नोटिस करनी है, अगर आपने उन टर्म्स को पकड़ लिया तो आप क्वेश्चन का आंसर ईजिली कर पाएंगे। लर्नर्स आर इन्वॉल्व इन इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, पेयर वर्क, ग्रुप वर्क एंड होल क्लास वर्क बिकॉज दीज। एक लर्नर को, एक बच्चे को हमने इन्वॉल्व कर रखा है इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ में, पेयर वर्क ग्रुप की एक्टिविटीज़ में, ग्रुप बनाकर उनको एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, क्लास वर्क पूरी क्लास को एक साथ वर्क दे रहे हैं। क्यों? बिकॉज दीज। अब हम देखते हैं इन सब से होगा क्या। एक टीचर ये सब कर रहा है, एक बच्चे को इन्वॉल्व रख रहा है इन सब चीज़ों में, तो ऐसा क्यों कर रहा है? अब ऑप्शंस पर आ जाते हैं। प्रोवाइड द लर्नर्स इनफ अपॉर्चुनिटीज़ टू रिलैक्स इन द लैंग्वेज क्लासरूम, क्या लैंग्वेज क्लासरूम में बच्चे को हम रिलैक्स करने के लिए ऐसा कह रहे हैं? नो। हैव द सोल एम टू इंट्रोड्यूसिंग वेराइटी इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, हम लैंग्वेज के क्लासरूम में वेराइटी, इट मीन्स कि हम बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है तो रुकते हैं। इनेबल द ऑलरेडी ओवर वर्कड टीचर टू प्रिजर्व हर एनर्जी देयर बाई बिकमिंग मोर इफेक्टिव, ऐसा नहीं है कि हम टीचर को आराम देने की कोशिश करें कि अपनी एनर्जी बचा के रखें आगे के लिए, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ओके, तो अब हम चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अफोर्ड द लर्नर्स अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ द लैंग्वेज इन अ फोकस्ड मैनर फॉर रियल लाइफ, सबसे बेहतर ऑप्शन यही है। देखिए मैंने कहा था हो सकता है आपको बेहतर आगे और मिल जाए, तो अपॉर्चुनिटीज़ को हम यूज़ करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को बच्चे को प्रोवाइड करवाते हैं जिससे कि वो रियल लाइफ में लर्निंग कर सके, तो ये सबसे बेहतर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा हैं बट उन सबको हमें डिटेल में भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 3-4 कंसेप्ट एक साथ इन्वॉल्व होते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है? अब यहाँ पर असेसमेंट का टॉपिक दिया गया है, तो हम असेसमेंट टॉपिक को भी यहीं पर साथ ही साथ समझ लेते हैं। ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मेंट फॉर असेसमेंट, जितने भी रचनात्मक आकलन होते हैं, फॉर्मेटिव मीन्स जितने भी रचनात्मक आकलन हैं, इट मीन्स, मैं आपको और इसमें थोड़ा डिटेल में बताती हूँ कि जो टेस्ट आप बच्चे की प्रोग्रेस को देखने के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि उसमें लर्निंग गैप कहाँ पर आ रहा है, आप उसका गैप भी देख रहे हैं और साथ ही साथ उस गैप को आप फुलफ़िल करने के लिए दोबारा से प्रयास कर रहे हैं, अपनी टीचिंग स्किल्स में इम्प्रूव कर रहे हैं। इट मीन्स ये सिर्फ फॉर्मेटिव असेसमेंट इसलिए किया जाता है कि हम बच्चों की प्रॉब्लम्स को देख पाएँ कि बच्चा कहाँ पर लैग कर रहा है और फिर हम उसको दोबारा से इम्प्रूव कर पाएँ उस गैप को, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है हमारा। इसमें मकसद ये नहीं होता है कि हम बच्चे का एक रिपोर्ट कार्ड बना दें कि ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा नहीं करना होता है। जैसे आप एक यूनिट टेस्ट होते हैं वैसा ही ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग अ लेसन, तो इसमें लिखा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो सिर्फ तभी कराना चाहिए ओनली एक जब लेसन आप पढ़ा दें, ठीक है। चलो हम आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और। वाइल all the information while all formative tasks are meant for improving teaching learning, some are used for assessment too, ये बात थोड़ी ज़्यादा जम रही है क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि improving teaching learning, मैं आपको बता चुकी हूँ कि सभी formative task जो हैं वो improve करने के लिए होते हैं, साथ ही साथ वो उनका असेसमेंट भी कर रहे होते हैं, तो इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं इस ऑप्शन में, तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स अस टू ग्रेड स्टूडेंट्स इनटू गुड, एवरेज एंड पुअर, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में तो ऐसा भूल के भी नहीं करते हैं कि हम बच्चे को अच्छा, बुरा या एवरेज ऐसा बता रहे हैं, नहीं, नेवर। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है और
ओनली जहाँ भी आपको दिख जाए वो ऑप्शन भी आपका गलत होता है। और इसमें लिखा है कि सभी फॉर्मेटिव टास्क जो हैं वो असेसमेंट के लिए यूज़ होते हैं, मतलब यही है कि गुड पुअर एवरेज करने के लिए नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स अपनी टीचिंग स्किल्स को भी हम इम्प्रूव करेंगे और साथ ही साथ बच्चों का आकलन भी कर रहे हैं कि बच्चा सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का टॉपिक मैंने आपको पूरा बता दिया है, इसमें यही चीज़ें हैं। इसके बाद आपका समेटिव असेसमेंट इसके बाद आता है, उसमें बस यही होता है कि उसमें आप यूज़ करते हैं, उस टेस्ट को यूज़ करते हैं बच्चे की कंप्लीट उसके लिए कि बच्चा सच में कितना स्कोर कर पा रहा है, कितना परसेंटाइल कर पा रहा है, गुड है, एवरेज है, पुअर है, वो उसमें होता है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्वेश्चंस में। व्हेन यंग लर्नर्स सीम्स टू लूज इंटरेस्ट इन अ लेसन द टीचर शुड, अरे जब बच्चा जो है पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, आस्क देम टू सिट क्वाइटली, चुपचाप बैठ जाने को कहेंगे, अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले, उनसे कहेंगे कि बहुत शोर मचा रहे हो, ऐसा करो बाहर जाके खेलो, ऐसा कहोगे? नो। आस्क देम टू स्लीप फॉर वाइल, नो। अब देखिए आपने इन तीन को हटा दिया, तो इन तीन को हटाते ही आपको सही आंसर का पता लग गया। हमेशा बच्चे को एक्टिविटी में इंगेज रखना है, ऐसा ही ऑप्शन हमेशा सही होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों। The right of children to free and compulsory education Act 2009 has included all-round development of the child as one of the aims of education because, तो इसमें आपका टॉपिक कवर हो रहा है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये किस लिए, इसका एम क्या है? इट नर्चर्स द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड, ये बच्चे के फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स को कवर करता है। दूसरा पढ़ते हैं, इट इंश्योर्स दैट एवरी चाइल्ड इज अ पार्ट ऑफ वर्क फोर्स, नहीं। एवरी चाइल्ड ग्रोज रैपिडली बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, इस बात से क्या मतलब है? प्रॉपर हेल्थ केयर इज एसेंशियल, कि प्रॉपर देखभाल करना ज़रूरी है, नहीं। ये मेनली फोकस करता है कि बच्चा पढ़ाई तो कर ही रहा है, साथ ही साथ में उसकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एस्पेक्ट भी केयर करे जाएं, नर्चर करे जाएं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प्स इन डेवलपिंग, ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क किस में हेल्प करते हैं बताइए? ग्रुप में बच्चों को बांटा गया है और उनसे कहा गया है एक प्रोजेक्ट बनाने को, तो ये किस तरह से हेल्प कर सकता है? क्या चीज़ उसमें डेवलप होती है बच्चों की? हाई लेवल ऑफ एम्बिशन टू अचीव हाई एम्बिशंस को आप बढ़ावा देते हैं, नहीं। कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखिए कोलैबोरेशन एक पॉजिटिव वर्ड है, यह आपको ज़्यादातर ऑप्शन सही कराने की तरफ ले जा सकता है, बट कंपटीशन हम कभी नहीं कराते हैं। गुड मेमोरी यानी रेक्टिफिकेशन, फिर वही बात हो गई, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखिए इजीली आंसर हो जाते हैं, भले ही आपने इसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बट फिर भी आप इसका आंसर इजीली दे पाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रमोट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन, किस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो बच्चों में थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं? ऐसे क्वेश्चंस जिनको पूछने पर बच्चा कुछ ना कुछ सोचेगा ज़रूर, ठीक है, थिंक ज़रूर करेगा, दिमाग की बत्ती उसकी ज़रूर जलेगी। मैं क्या बना रही हूँ ड्राइंग। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएँ, कि फैक्चुअल क्वेश्चन क्या होते हैं, उनका एक सटीक आंसर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लें कि यूपी की क्या होगी बताइए, लखनऊ, यूपी की राजधानी क्या हो जाएगी? लखनऊ। तो ये तो बस सटीक आंसर हो गया, इसमें कुछ सोचना भी पड़ा नहीं। क्वेश्चंस बेस्ड प्योरली ऑन द रीडिंग टेक्स्ट, बस पढ़ने पर बेस्ड हों, ऐसे भी क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते हैं। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, पर्सनल रिस्पॉन्स आपको दे दें बच्चे। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, देखिए अब इनमें आप फंस सकते हैं, जब आप फर्स्ट गो में जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन में फंस सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फिर से पढ़ते हैं इसको। व्हाट टाइप, आपको भी पेपर में यही करना है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको 2 टाइम्स पढ़िए, लेकिन आप पैनिक बिल्कुल मत होइएगा, समझ में आ जाएगा। टाइम बहुत होता है आपके पास, ठीक है, 2.5 घंटे का आपके पास टाइम है, तो टाइम बहुत है, आराम से पढ़िए पेपर को। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रमोट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन, देखिए फैक्चुअल क्वेश्चंस तो नहीं होंगे। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस मतलब जस्ट स्टार्ट हुए और तुरंत ही उनका आंसर निकल आया, ख़त्म हो गए, तो ऐसे भी नहीं। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी हम नहीं पूछते हैं बच्चों से कि बस हमने अपना कुछ आंसर पूछे और उन्होंने पर्सनली हमको बता दिया कि सर इसका आंसर ऐसे ऐसे है, तो बस ख़त्म बात, नहीं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्योरली ऑन द रीडिंग टेक्स्ट, देखिए इसमें क्या है कि प्योरली ऑन द रीडिंग टेक्स्ट, बट यहाँ पर प्योरली शब्द लगा है, तो ये भी एक एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है, तो आई थिंक एक्सट्रीम भी आंसर नहीं होना चाहिए।
तो आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है। इसका आंसर सी मुझे लग रहा है कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका आंसर सी ज़्यादा सटीक बैठ रहा है, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। बट मैं देख लूँगी इसको, बाद में आपको बाद में इसमें पिन कर दूँगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो सकता है कुछ एक आधी ऑप्शंस इसमें गलत लिख गए हों। Students need to brainstorm ideas, organize, draft, edit and revise. Their work is a process which reflect। अगर आपको पिछले वाले क्वेश्चन में आंसर अपने अकॉर्डिंग जो भी सही लग रहा है आप ज़रूर बताएं कमेंट में। देखिए, स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज़, बच्चों को क्या करना चाहिए, आइडियाज़ को ब्रेन स्टॉर्म करना चाहिए। दिमाग में अगर हम उन आइडियाज़ के बारे में सोच रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग रख रहे हैं, फिर उनको सोचते हैं कि भाई नहीं ये तो मैंने गलत कर दिया, अब इसमें हम कुछ और करते हैं, अब इसमें हम कुछ और ऐड करते हैं, कुछ इसमें एडिट करते हैं, कुछ चीज़ों को काटते हैं। मीन्स क्या है, कुछ सही कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। तो इस तरह से आप सोचते हैं अपने ही दिमाग में। तो इस तरह से आप एक प्रोसेस आपके माइंड में ही चल रही होती है, कॉग्निशन को इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो ये प्रोसेस जो है वो किसे रिफ्लेक्ट करती है, लिसनिंग स्किल को, स्पीकिंग स्किल्स को, रीडिंग स्किल्स को या राइटिंग स्किल्स को? सोचिए। तो इसमें पूछा गया कि ऐसा किस स्किल का यूज़ करते हैं आप, तब ये सब आप सोच पाते हैं अपने दिमाग में। तो लिसनिंग में क्या सुनते समय ऐसा कुछ हो पाता है? नहीं। क्या बोलते समय ऐसा कुछ हो पाता है? नहीं। पढ़ते समय क्या आप ऐसा कुछ कर पाते हैं, किसी चीज़ को ड्राफ्ट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, फिर रिवाइज कर रहे हैं उसको? सिर्फ राइटिंग स्किल्स ही ऐसी स्किल है जिसमें आप इन सब चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसमें मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें बच्चा अपने आप को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर पाएगा, अपनी बातों को ज़्यादा टीचर के सामने रख पाएगा। तो ऐसे आंसर सबसे ज़्यादा बेस्ट माने जाते हैं अगर हम देखें सभी ऑप्शंस में। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को सही मानेंगे आप। 11 क्वेश्चन देखते हैं। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लैंग्वेज टीचर एज अ फैसिलिटेटर इज़। जब कोई टीचर लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो उनका सबसे बड़ी सहायता किस चीज़ में होती है, वो सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट किस चीज़ को करते हैं बच्चों को लेकर? टू क्रिएट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लर्नर्स टू यूज़ द लैंग्वेज मीनिंगफुली। देखिए अपॉर्चुनिटीज़ एक पॉजिटिव वर्ड है, आगे पढ़ लेते हैं ऑप्शंस को। टू प्रोवाइड देखिए डबल वर्ड लिखिए, टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड मेक द लर्नर्स लिसन टू इट। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करा दी जाए और उनसे कहा जाए कि आप इसे सुनिए। स्ट्रिक्टली कंट्रोल, इन वर्ड्स को आप बिल्कुल ही हटा दीजिए। टू रीड द लेसन्स अलाउड एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर ईच लाइन, हर एक लाइन पर आप उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए सबसे सही इसमें जो लग रहा है वो ऑप्शन नंबर ए है। देखिए टू क्रिएट, यहाँ पर ए है, टू क्रिएट अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, आप उन्हें कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं जिससे मीनिंगफुल लैंग्वेज की लर्निंग हो सके। तो सबसे बेहतर ऑप्शन वही है जहाँ पर मीनिंगफुल लर्निंग हो रही हो, पर्पसफुल लर्निंग हो रही हो। ठीक है फ्रेंड्स, इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड गेटिंग आंसर्स फ्रॉम हर लर्नर्स, अ टीचर गिव्स सम शॉर्ट टेक्स्ट एंड आस्क हर लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चंस। हर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू। तो उस टीचर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या करना चाह रही हैं? बच्चों को कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं और उनसे आंसर्स, वो जब क्वेश्चन पूछेंगी तो बच्चे आंसर्स देंगे, और साथ ही साथ ए टीचर गिव सम शॉर्ट टेक्स्ट एंड आस्क हर लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चंस। उनको कुछ शॉर्ट टेक्स्ट देती हैं, कुछ वर्ड्स देती हैं और उनसे कहती हैं कि आप इनसे क्वेश्चंस फ्रेम कीजिए, क्वेश्चंस बनाइए। तो ऐसा वो क्यों कर रही हैं, उनका पर्पज़ क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज़ बिहाइंड दिस? फर्स्ट ऑप्शन, टेक देयर हेल्प ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के टाइम पर वो उनसे हेल्प लेना चाहती हैं। मेक द लर्नर्स रियलाइज द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय टीचर्स इन प्रिपेयरिंग क्वेश्चंस पेपर, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। इनहेंस द लर्नर्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, या वो बच्चों की एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना चाहती हैं कि बच्चे के अंदर सोचने की क्षमता पैदा हो कि आखिर में चीज़ें कैसे वर्क करेंगी। हमें एक सेंटेंस दिया गया है, वर्ड्स दिए गए हैं, उनसे हम क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम कर पाएंगे। ठीक है, ये बात पॉजिटिव लगती है। एक ऑप्शन और पढ़ लेते हैं, ट्रेन द लर्नर्स एज गुड क्वेश्चन पेपर सेटर्स, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं कि हम बच्चों को एक अच्छा पेपर सेट करने वाला बना रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा सही आंसर आपका लग रहा है आंसर नंबर कौन सा, बताइए? आंसर नंबर सी, सबसे सटीक आंसर यही है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आप सभी भी आंसर कर रहे होंगे मेरे साथ। आई होप कि आप सबको आंसर आ रहे होंगे, कर पा रहे होंगे आप लोग। कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस बात को भी। रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ठीक है, लाइनों के बीच में पढ़ना, जो छुपा हुआ है किसी भी बात को, छुपे हुए अर्थ को पकड़ लेना, यही होता है रीडिंग बिटवीन द लाइंस।
एज स्किल ऑफ रीडिंग मेनली इन्वॉल्व्स, इस स्किल का यूज़ क्या कहता है, अंडरस्टैंडिंग द स्टेटेड फैक्ट्स, जो फैक्ट्स स्टेट किए गए हैं, जो फैक्ट्स लिखे गए हैं उनको समझना नहीं, हम तो अरे रीड बिटवीन द लाइन कर रहे हैं, हम छुपी हुई बातों को पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। गिविंग सफिशिएंट स्पेस बिटवीन लाइन्स, लाइन्स के बीच में सफिशिएंट स्पेस दिया जाए, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। इन्फेरिंग द अनस्टेटेड यूजिंग द कंटेक्सचुअल एंड वर्बल क्लूज, बताइए अनस्टेटेड, जो चीज़ें स्टेटेड नहीं है, जो चीज़ें लिखी नहीं गई हैं प्रॉपर वहाँ पर, बट फिर भी हम उस कंटेक्स्ट में उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, तो यही सबसे सटीक आंसर है। लेकिन हम आइडेंटिफाइंग द ग्रामेटिकल आइटम, क्या हम इसमें कोई ग्रामेटिकल आइटम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैंने सारे ही ऑप्शंस आपको बता दिए, तो आपको अब आंसर पता चल गया होगा कि इसका सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, चलिए फटाक से आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया हमारा तड़कता भड़कता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर रीडिंग अ पोएम, एक पोएम को पढ़ने के बाद, ए टीचर इन्वॉल्व्स द लर्नर्स, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैंने इतने खतरनाक क्वेश्चन सेट कर दिए हैं आपके लिए इतने लंबे लंबे, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस तो ऐसे मिलेंगे देखने को। 10 क्वेश्चंस क्यों, 15 नंबर की तो आपकी पेडागोजी रहेगी और 15 नंबर की आपका पैसेज रहेगा, तो 15 में आप सोच लीजिए कि आपको 7 क्वेश्चंस तो इस तरह के मिलने वाले हैं। 2-3 आपको ईजी भी मिल जाएंगे जरा जरा से, उनको भी अभी कराएंगे आगे जाकर, परेशान मत होइए। तो फिर टीचर इन्वॉल्व्स द लर्नर्स इन ग्रुप वर्क, पहले पोएम पढ़ा दी, फिर उनको टीचर ने इन्वॉल्व कर दिया एक ग्रुप वर्क में। वन ग्रुप राइट्स द समरी ऑफ द पोएम, एक ग्रुप क्या करेगा, पोएम जो पढ़ाई है उसकी समरी लिखेगा, एंड अनदर ड्रॉज अ पिक्चर टू डिपिक्ट द मेन थीम, और दूसरा ग्रुप क्या करेगा, वो पोएम जिस बारे में है उसकी पिक्चर को बनाएगा। एंड येट अनदर सेट्स द पोएम टू म्यूजिक दिस एक्टिविटी, और दूसरा क्या करेगा, इस पोएम के लिए म्यूजिक एक्टिविटी करेगा। तो ये वो क्यों कर रही हैं, इसका पर्पस क्या है? ऑप्शन पढ़िए, इज अ सीर वेस्ट ऑफ टाइम, क्या वो टाइम को वेस्ट कर रही हैं? केटर्स टू डाइवर्स एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट, क्या वो बच्चों की डिफरेंट बच्चे हैं तो सभी की एबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं, इंटरेस्ट अलग होती है, क्या उन सबको केटर करना चाहती हैं वो? इज एम्ड एट प्रिपेयरिंग द लर्नर्स फॉर असेसमेंट, क्या वो असेसमेंट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए इन चीज़ों को कर रही हैं? विल डिस्ट्रैक्ट द लर्नर फ्रॉम द लेसन, ये तो बात बिल्कुल ही असत्य है, तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं कभी। थोड़ा सा सोचिए कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए दोस्तों। सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं कुछ? नहीं, देखिए यस आपने बिल्कुल सही आंसर बताया। केटर्स टू डाइवर्स एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट, डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं क्लास में, तो उन सबकी एबिलिटीज़ और उनके सबके इंटरेस्ट को हम यहाँ पर रखकर उन सबको ही सभी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे। इसीलिए हमने ऐसी ग्रुप एक्टिविटीज़ दी कि हर तरह का बच्चा हर तरह की एक्टिविटी में शामिल होकर अपने आप को बेहतर महसूस करा सके। अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है टू लैंग्वेज लर्निंग, इसमें लर्नर को एनकरेज किया जाता है, किसके लिए? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग, लर्नर्स आर इनकरेज्ड टू, संरचनावादी अप्रोच क्या होती है, जिसमें बच्चा कुछ बेहतर बनाने को सीख सके। डिस्कवर द रूल्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स से हम ग्रामर के रूल्स को नहीं। अवॉइड एरर्स कंप्लीट, एरर्स को बिल्कुल ही आप अवॉइड ही कर दीजिए। प्रैक्टिस लैंग्वेज ड्रिल्स मैकेनिकली, और लास्ट ऑप्शन है आपका लर्न द ग्रामर रूल्स बाय रोट। देखिए रोट वाला तो ऑप्शन कभी सत्य हो ही नहीं सकता, तो ये हमेशा ही गलत रहेगा। एरर्स को अवॉइड करना भी पर्पज़ नहीं होता है, हमारा पर्पज़ है कि बच्चे कई बार चीज़ों को करें, जैसे आपने सुना है ना लर्निंग बाय डूइंग, तो कई बार चीज़ों को प्रयास करें, गलत करें, सही करें, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये सब चीज़ें बताती हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बारे में। तो इसका सही ऑप्शन मेरे हिसाब से तो बन रहा है प्रैक्टिस लैंग्वेज ड्रिल्स मैकेनिकली। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, अब आप यहाँ पर अगर आप ये सोचते सिर्फ आप सही आंसर की तरफ जाते तो आप फंस सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर गलत वाले तो पहले ही हटा दिए, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बच्चा तो एक ही, तो फिर यही सही होगा ना आंसर। तो इस तरह से भी आप आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक ही तो कवर हो रहा है क्वेश्चंस के साथ। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? मैंने आपको बताया है कि एक्विजिशन मीन्स क्या होता है, लर्निंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट। आपको पता भी नहीं हो रहा है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में आप उस चीज़ को सीख जा रहे हैं, तो दैट इज एक्विजिशन ऑफ समथिंग। ठीक है, लैंग्वेज सीख रहे हैं तो लैंग्वेज एक्विजिशन हो जाएगा। इज अ टेक्निक इंटेंडेड टू सिमुलेट द एनवायरनमेंट इन विच चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज मीन्स होती है मदर टंग, मातृभाषा। बच्चे क्या कर रहे हैं,
मातृभाषा को, अपनी नेटिव लैंग्वेज को नेचुरल एनवायरनमेंट में सीख पा रहे हैं। तो क्या ये है लैंग्वेज एक्विजिशन। दूसरा पढ़ते हैं, प्रेजेंट्स इनपुट टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हु गैदर अगेन टू शेयर व्हाट दे लिसन। ग्रुप्स को सेपरेट कर दिया जाता है, तो कि ये तो बिल्कुल ही महा झूठ बात है। प्रेजेंट्स एंड इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज सच एज गिविंग डायरेक्शंस। तो हम इंफॉर्मेशन गैप्स की यहाँ तो कोई बात ही नहीं हो रही है। इज लिसनिंग टू अ गुड कमेंट्री टू रिव्यू इट। एक अच्छी कमेंट्री हम उनको पास करते हैं और फिर अरे ये तो कभी होगा ही नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका सही आंसर क्या है, तो आप समझदार हैं तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफ़ी क्वेश्चन हैं तो फटाक फटाक करते हैं। नॉम चॉम्स्कीज। तो नॉम चॉम्स्कीज की थ्योरी के बारे में भी बता देती हूँ थोड़ा सा। नॉम चॉम्स्कीज रेफरेंस टू डीप स्ट्रक्चर्स मीन्स। डीप स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर नॉम चॉम्स्की ने क्या दिया है। नॉम चॉम्स्की की एक्विजिशन थ्योरी आपने पढ़ी है ना। उन्होंने 3 बातें की हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LADUG, यूनिवर्सल ग्रामर, जिससे बच्चा एक सेट ऑफ रूल्स बना पाता है, सेट ऑफ ग्रामर रूल्स बना पाता है, जिससे कि वो सेंटेंसेस को, किसी भी बात को समझ पाए। और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ये एक्टिव रहती है 0 से 5 ईयर तक बच्चे के अंदर, और इस पीरियड में बच्चे के अंदर सीखने की क्षमता हद से ज़्यादा होती है। इसके बाद ये क्षमता कमज़ोर होने लगती है और इसे ही हम कहते हैं, ये कहते हैं क्रिटिकल पीरियड। इसी पीरियड को कहते हैं क्रिटिकल पीरियड। ये क्वेश्चन भी बना है तो आपको याद रखना चाहिए। इतनी सब कथा थी और मैंने आपको बता दिया। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जैसी चीज़ मानी गई है, ऐसा कुछ होता नहीं है। सिर्फ एक ये एज्यूम किया गया है कि ऐसा कुछ माइंड में मौजूद होगा नॉम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या कह रहे हैं। आंसर आपको पता लग गया होगा। यूनिवर्सल ग्रामर ये 2 बार लिख गया। यूनिवर्सल ग्रामर अंडरलाइंग ऑल लैंग्वेजेस एंड करस्पॉन्डिंग टू एन इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। इन्होंने बात की है कि बच्चे के अंदर, ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक इनेट कैपेसिटी होती है, अपने अंदर अंतर्निहित क्षमता होती है कि वो भाषाओं को समझ सके, भाषा को समझ के उसके सेट ऑफ रूल्स बना सके। तो इसे ही बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक है, समझ गए। और ऑप्शन पढ़ लो भाई। हिडन सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स लर्नड थ्रू इंटेंसिव स्टडी। नो। देखिए पढ़ते टाइम ही पता चल रहा है कि ये महा झूठ है। ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर दैट हैज़ लेड इंटरनल टू इंक्रीज इंटरेस्ट इन कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स। ऐसा कुछ कहा ही नहीं है नॉम चॉम्स्की ने। ट्रेंड दैट इंग्लिश इज़ द मोस्ट कॉमन ऑक्सिलरी, ऐसा भी कुछ नहीं कहा है। उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात की थी, किसी में भी ये वर्ड नहीं दिखा है। तो सिंपल आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकते थे दोस्तों। अब हम देखते हैं ये नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। बॉटम अप मॉडल ऑफ करिकुलम इज़ वन वेयर। बॉटम अप मॉडल, बॉटम अप अप्रोच क्या होती हैं, पढ़ा होगा ना। बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनता है। बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, समझ में आ गया ना। ठीक है, तो इस मॉडल में हम क्या करते हैं, पहले बच्चों को छोटी चीज़ें, जो आपकी बॉटम अप अप्रोच है उसको भी मैं यही बता देती हूँ। पहले हम अल्फ़ाबेट्स बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमने स्टार्ट किया ABCD से, फिर हम उसको कुछ वर्ड्स बनाना सिखाएंगे, CAT कैट, TAP टैप, है ना, WAY वे, ऐसे करके। उसके बाद हम उसको सेंटेंस, स्मॉल सेंटेंस बताएंगे, लाइक राम इज़ अ बॉय। इसके बाद हम उसको पोइम, और इसके बाद हम उसके बाद बच्चों को प्रोज की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस की तरफ ले जाते हैं, बड़े बड़े पैसेजेस की तरफ ले जाते हैं। तो ये है आपकी बॉटम अप अप्रोच, बॉटम से अप में जाते हैं आप। अब हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पर थोड़े ऑप्शंस का नंबरिंग थोड़ा अलग हो गया है, आप उसको समझ लीजिएगा इस तरह से। आई नीड बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन विद इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, बताइए आप, कि बेस्ड है डिस्टेंस एजुकेशन पर। कोई बात बन रही है? बिल्कुल बात ही नहीं बन रही है, पढ़ो ही मत इसको। तो लर्निंग इज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टू मेक करिकुलम मोर लर्नर फ्रेंडली। तो इसका बॉटम अप मॉडल का मतलब है कि इस तरह से हम एक सेट ऑफ सॉफ्टवेयर बनाएं कि वहाँ पर लर्निंग जो है बच्चे के लिए ईजी हो जाए। कैसा करिकुलम सेट करें? नहीं, द करिकुलम अलाउज फ्रीडम, स्टूडेंट मोबिलिटी विद इंक्रीज्ड चॉइस ऑफ करिकुलर एक्टिविटी एंड इनकरेजेस लर्निंग बाय डूइंग। सबसे अच्छा और प्यारा शब्द है लर्निंग बाय डूइंग। द लर्निंग प्रोसेस इज हियर्ड टू वर्ड्स कैरियर ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर एक कैरियर ओरिएंटेशन, अरे छोटे बच्चों का वहाँ पर उस टाइम पे हम कैरियर की बात कहाँ सोचते हैं यार। हमें तो बच्चों को है कि वो करके चीज़ों को सीख पा रहे हैं, लर्निंग कर पा रहे हैं, अच्छे से फ्रीडम दे रहे हैं बच्चों को, जिससे कि वो अपने विचारों को मोबाइल रख सकें, मोबिलिटी उनकी हो सके। इट मीन्स उनके विचार जो हैं वो मूवेबल रहें। ठीक है, तो ऐसी करिकुलर एक्टिविटीज़ कराएं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें।
यहाँ पर अप्रोच के बारे में नहीं पूछा गया है, यहाँ पर कुछ और पूछा गया है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। आप ऑप्शंस पे जाइए, ऑप्शंस में से आपको छांटना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता चुकी हूँ इसका आंसर, आपने कर भी दिया होगा अगर आपने समझ लिया है। प्यूबर्टी कब आती है? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो प्यूबर्टी के बाद, अब मैंने आपको क्रिटिकल पीरियड के बारे में बताया था, 0 to 5 ईयर तक क्रिटिकल पीरियड होता है। इसके बाद बच्चे बड़े होने लगते हैं और एंड आफ्टर दैट आती है प्यूबर्टी। मैंने आपको क्या बताया कि इस एज में जो भी हम चीज़ें सीखते हैं वो ईजिली सीख जाते हैं, ठीक है, ईजिली सीख जाते हैं। अगर इस उम्र के बच्चे को आप किसी भी इन्वायरमेंट में रख दें, मान लीजिए आपने इसे एक ऐसी जगह पे अमेरिका आप ले गए, वहाँ पर वो पैदा हुआ, तो वहाँ पर अपने आप वो इंग्लिश बोलने लगेगा, भले ही उसके माँ बाप जो है वो इंडियन थे या वो नहीं या वो हिंदी ही बोलते थे, ठीक है। तो उसको एटमॉस्फेयर मिल रहा है क्योंकि आसपास के सारे लोग तो वही लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो वो ईजिली सीख जाता है विदाउट मच एफर्ट इंग्लिश लैंग्वेज को। लेकिन अगर हम लोग हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि हम इंग्लिश स्पोकन क्लासेस ले रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ये एज आपकी यहाँ पर क्या हो गई, समझ में आ गया ना? आंसर क्या है बताइए? डिफ़िकल्टी इन एक्विजिशन। तो हमको डिफ़िकल्टी होती है एक्वायर करने में उस फॉरेन लैंग्वेज को, मीन्स टारगेट लैंग्वेज को, जो न्यू लैंग्वेज हम सीख रहे हैं आफ्टर प्यूबर्टी। अगर स्टार्टिंग की एज होती तो उसको हम बहुत ईजिली सीख जाते। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स अ क्लास टू डिज़ाइन एंड प्रेजेंट ए पावर पॉइंट ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन अ टारगेट लैंग्वेज इज़ एन एक्टिविटी। किस तरह की ये एक्टिविटी है? हम बच्चों को कह रहे हैं दैट रिक्वायर्स अ क्लास टू डिज़ाइन। क्लास को हम कह रहे हैं कि बच्चों आपको डिज़ाइन करना है और प्रेजेंट करनी है एक पावर पॉइंट बनाना है। पावर पॉइंट में आपको एक स्लाइड बनानी है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखना भूल गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ, सब्जेक्ट भी दे दिया कि आपको वाटर कंजर्वेशन पर प्रेजेंटेशन बनाना है पावर पॉइंट में, अपने अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन करना है, उसमें एनिमेशंस डालने हैं, और वो भी टारगेट लैंग्वेज में। हमारी टारगेट लैंग्वेज कौन सी रहेगी? इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटी कराने का मुद्दा क्या है? क्यों चाहती हैं टीचर ऐसा? मल्टी डिसिप्लिनरी है, साइंस प्रोजेक्ट है क्योंकि साइंस की बात हो रही है, ग्रुप्स बनाकर काम करें बच्चे इसलिए ऐसा बोला गया है, लैंग्वेज की प्रैक्टिस हो जाए इसलिए ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा? मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस प्रोजेक्ट आप पढ़ ही चुके हैं। तो देखिए, पहले हम एलिमिनेट करते हैं। अगर हमको नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले आप एलिमिनेशन पर जाइए। लैंग्वेज की प्रैक्टिस कराने के लिए ऐसा दिया है उन्होंने? नहीं। ग्रुप्स बनाने के लिए सिर्फ ऐसा पर्पज़ हो सकता है? नहीं। साइंस का प्रोजेक्ट चल रहा है? नहीं। मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन यही बैठ रहा है। मैं आपको बताऊँ, देखिए यहाँ पर कई चीज़ें हैं। यहाँ पर वो क्लास को बोलती हैं कि आप डिज़ाइन कीजिए और साथ ही साथ आप उस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट भी करेंगे, और वहाँ पर आपको एक टॉपिक दिया गया है वाटर कंजर्वेशन का। यानी यहाँ पर मल्टी टास्किंग चल रही है, ठीक है, मल्टी टास्किंग चल रही है। बच्चे के कई सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ पर कवर किया जा रहा है। समझ रहे हैं ना दोस्तों? कई सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की जा रही है, कई सारे डिसिप्लिन्स को कवर करने की कोशिश की जा रही है कि वो डिज़ाइन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पावर पॉइंट में वर्क कैसे करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोसेस, ठीक है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। सारे ही क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से लिए हैं, वो भी मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं। जैसे कि हर एक पेपर में आपके 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के रहते हैं, तो मैंने 15 के 15 नहीं लिए हैं, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस लिए हैं जो मुझे लगे कि आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं और जिनसे आपके टॉपिक्स भी कवर हो जाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एकेडमिक एंड स्पोकन फॉर्म्स ऑफ अ टारगेट लैंग्वेज इन अ बायलिंगुअल क्लास, दे शुड बी इनकरेज्ड टू। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। बच्चों को इनेबल करने के लिए डिस्टिंग्विश कर रहे हैं आप एकेडमिक में और स्पोकन फॉर्म्स में। ठीक है, कोई लैंग्वेज आप पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चे उसको लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, टेस्ट दे पा रहे हैं, अच्छे नंबर ला पा रहे हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट हो गया, दैट इज़ एकेडमिक एस्पेक्ट। बट उसको बोल पा रहे हैं, कम्युनिकेशन में उसको यूज़ कर पा रहे हैं नहीं, दैट इज़ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ टारगेट लैंग्वेज। इंग्लिश को ही लेके चलते हैं कि इंग्लिश आप लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये आपका एकेडमिक एस्पेक्ट हो गया। अगर उसमें कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं तो दैट इज़ आपका स्पोकन एस्पेक्ट हो गया। तो ये इन अ बाइलिंगुअल क्लास, और क्लास कैसी चल रही है? बाइलिंगुअल, वहाँ पर दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें आप बच्चे को किस तरह से इनकरेज कर सकते हैं? बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। स्पीक इन द टारगेट लैंग्वेज, बच्चों से आप कहेंगे कि आप सिर्फ टारगेट लैंग्वेज में बात कीजिए, जबकि क्लास तो बाइलिंगुअल चल रही है।
समझ रहे हैं ना, रीड मोर बुक्स रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज। आप ऐसा करिए कि जो टारगेट लैंग्वेज में कई सारी बुक्स लिखी गई हैं उनको पढ़िए, नहीं। विच मोर इन द राइट मोर इन द टारगेट लैंग्वेज, आप ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट लैंग्वेज भी लिखने की कोशिश की। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लिखने से क्या आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगी, कम्युनिकेशन करना आ जाएगा? नो। वॉच मोर रिलेटेड बाइलिंगुअल फिल्म्स, आप बाइलिंगुअल फिल्म्स देखिए, बताइए क्या हो सकता है। यस तो इसमें दोस्तों क्या होगा, अब आप यहाँ पर फंस जाएंगे क्योंकि इसमें सारे ही ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। स्पीक इन द टारगेट लैंग्वेज, देखिए अब हम एक एक एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं। स्पीक इन द टारगेट लैंग्वेज, अगर आप टारगेट लैंग्वेज में ही बात करेंगे तो यहाँ पर डिस्टिंग्विश कैसे हो पाएगा एकेडमिक एंड स्पोकन फॉर्म्स ऑफ टारगेट लैंग्वेज में। कोई भी भाषा है, आपकी टारगेट लैंग्वेज, यहाँ पर हम इंग्लिश को लेकर चले, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी, मैं आपको डायरेक्ट इंग्लिश ही बोल दूंगी, ठीक है। मान लीजिए आप इंग्लिश में अगर डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं कि उसका एकेडमिक और स्पोकन डिफरेंट कैसे है, उसमें डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हैं, तो आप किस चीज़ को करने को बच्चे को इनकरेज करेंगे, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, इसमें भेद करने के लिए। तो हम उस टारगेट लैंग्वेज में बात करेंगे, तो इससे तो सिर्फ स्पोकन फॉर्म की बात हो पाएगी कि यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ आप स्पोकन पे फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश कैसे कर पाएंगे, डिफरेंस कैसे दिखा पाएंगे। रीड मोर बुक्स रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज, अब यहाँ पर क्या है, रीड थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है, ये आपका आई थिंक 2014 का पेपर का ये क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रीड मोर बुक्स रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज, जो कि टारगेट लैंग्वेज में लिखी गई हैं। थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव लगता है इस बात को अगर हम इसे दूसरे वे में देखने की कोशिश करें तो। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या है वो बताती हूँ मैं। देखिए अगर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कोई बुक लिखी हुई है, तो वहाँ पर एक तो चीज़ें लिखी हुई है, तो दैट इज़ एकेडमिक। लिखे हुए को आप पढ़ पा रहे हैं तो दैट इज़ एकेडमिक। जब आप उसको पढ़ेंगे तो उस पढ़ने के बाद थोड़ा सा तो आप उसको प्रोनाउंस करेंगे ना, मुंह से बोल तो रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि इसका लिखा हुआ ये चीज़ अलग है और इसको जब हम रीड करके पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, इसको कम्युनिकेशन में भी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस हो पाएगा। आप समझ पाएंगे, बच्चे समझ पाएंगे, बच्चों को समझा पाएंगे आप कि यहाँ पर डिस्टिंग्विश हमें कैसे करना है एकेडमिक एंड स्पोकन में। क्लियर हो रहा है ना बात को। अगर मान लीजिए कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, उसको बुक्स पढ़वाते हैं, हम पढ़वाते हैं ना जब वो 0 से 5 में होता है, जब वो प्राइमरी लेवल पर होता है, तो उसको हम बुक्स पढ़वाते हैं, तो बच्चा क्या करता है, उसका प्रोनाउंसिएशन बेहतर नहीं होता, तो हम उससे कहते हैं कि आप इसको और पढ़िए और पढ़िए और पढ़वाते हैं, तो जिससे उसकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो जाती है टारगेट लैंग्वेज में। और अब तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं तो वहाँ पर इंग्लिश भी बच्चों को सिखाई जाती है बोलना। लिखा हुआ अलग है और बोला हुआ अलग चीज़ है, समझ गए ना आप। तो यहाँ पर इस तरह से ये ऑप्शन सही बनता हुआ दिखाई देता है। अब हम आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। राइट मोर इन द टारगेट लैंग्वेज, तो यहाँ भी सिर्फ एक ही एस्पेक्ट की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ लिख रहे हैं। हम इस तरह से इसका आंसर दे पाएंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिख रहे हैं तो बात नहीं बनी, सिर्फ एकेडमिक एस्पेक्ट को यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। वाइल स्पीक में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पोकन पर फोकस किया जा रहा है, दोनों चीज़ों की बात नहीं हो रही है। वॉच मोर रिलेटेड बाइलिंगुअल फिल्म्स, आप यहाँ पर अगेन वही चीज़ है कि दोनों ही भाषाओं में जो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों ही चीज़ों में फिल्म्स हैं उनको आप देखें, तो ऐसा करने को भी बच्चे को इनकरेज नहीं कर पाएंगे आप, सही चीज़ नहीं है वो। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका बस यही बनता दिखाई दे रहा है, रीड मोर बुक्स रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज। काफ़ी बेहतर क्वेश्चन था और क्रिटिकल क्वेश्चन था, गलत होने के चांसेस इसमें काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोवाइडिंग लर्निंग सपोर्ट टू पीपल्स हु लैग फार बिहाइंड देयर काउंटर पार्ट्स इन स्कूल परफॉर्मेंस इंक्लूड्स। बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं और मान लीजिए अपने ही साथियों से पिछड़ जाते हैं, लैग फार बिहाइंड देयर काउंटर पार्ट्स, अपने ही साथियों से पिछड़ जाते हैं परफॉर्मेंस में, तो हम क्या करेंगे, उनको क्या चीज़ प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि वो भी आगे बढ़ के अच्छे नंबर ला पाएँ। गिविंग मोर एक्टिविटीज़ फॉर लैंग्वेज प्रैक्टिस, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराने को देंगे। प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा नोट्स एंड कोचिंग, हम उनको एक्स्ट्रा नोट्स एंड कोचिंग देंगे। अलाउइंग देम टू कंप्लीट असाइनमेंट विदाउट टाइम लिमिट्स, विदाउट टाइम की लिमिट मतलब कोई टाइम की पाबंदी नहीं है उनको, ऐसा और आप असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए, ऐसा करने को देंगे। इनिशियली अडेप्टिंग स्कूल करिकुलम एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज़, हम क्या करेंगे, स्कूल के करिकुलम को एक्सेप्ट करेंगे और टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को हम एक्सेप्ट करके बच्चों को पढ़ाएंगे। तो बताइए इसमें से क्या सबसे बेहतर हो सकता है आपके नज़रिए से।
मोर एक्टिविटीज़ फॉर लैंग्वेज प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्टिविटीज़ कराएंगे बच्चों को लैंग्वेज की प्रैक्टिस करने के लिए, या उनको एक्स्ट्रा नोट्स और कोचिंग प्रोवाइड कराएंगे। देखिए ऐसा तो कोई नहीं करेगा, ठीक है, कोई नहीं करेगा। या हम उनको कोई बिना किसी टाइम लिमिट के असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए देंगे, मान लीजिए 1-2 साल के लिए असाइनमेंट दे दिया, बनाते रहो, तो इससे क्या मतलब है, इससे कहाँ उनका विकास हो पाएगा, कहाँ से वो बच्चे जो पिछड़ गए हैं वो आगे आ पाएंगे, नहीं। मोर एक्टिविटीज़ कराएंगे लैंग्वेज की प्रैक्टिस पे, तो इसमें भी इतना फोकस नहीं हो पाएगा। अब हम इन दोनों ऑप्शन में फंस रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें से सबसे बेहतर ऑप्शन जो है उसको चुनते हैं। देखिए इनिशियली अडेप्टिंग स्कूल करिकुलम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम स्कूल के करिकुलम को एक्सेप्ट करके अडेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी चीज़ें छूट रही हैं तो उस करिकुलम को तो बच्चा पूरा कर पाए, समझ रहे हैं ना बात को। एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज़, और जो हमारी टीचिंग स्ट्रेटजी है, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि हमारी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ ऐसी नहीं हो पा रही हैं जिससे कि जो बच्चा पीछे छूट रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी नीड्स को भी कैटर कर पा रहे हों, तो हमें उन चीज़ों पर भी फोकस करना होगा। अपने अंदर भी तो कमी देखनी है भाई, उसको सुधारेंगे तभी बच्चे सीख पाएंगे। तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनरिचिंग द करिकुलम फॉर लर्नर्स हु आर गिफ्टेड एंड टैलेंटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया था इस साल। ऐसा करिकुलम हम बनाएं जो, मतलब ऐसा कौन सा करिकुलम हो सकता है जो बच्चे गिफ्टेड हैं एंड टैलेंटेड हैं, जो होशियार बच्चे हैं, उनको कैसे पढ़ाओगे भैया, वो तो फिर बोर होने लगेंगे अगर आप उनको वही चीज़ें बार बार पढ़ाएंगे, उनको तो वो आती हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसा करिकुलम बताइए जो इनरिच हो इनके लिए। गिव देम लीडरशिप रोल्स इन क्लास एक्टिविटीज़, उनको हम लीडरशिप करने के लिए दे सकते हैं क्लास की एक्टिविटीज़ में। या इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ करिकुलम फॉर देम टू एक्सपीरियंस अ वाइडर वेराइटी ऑफ लैंग्वेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्रिएटिविटी, हम उनको उनके करिकुलम की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा दें, यानी कि जो भी हम उन्हें पढ़ा रहे हैं उसमें थोड़ा सा उसमें टफ कर दें, ठीक है, इजी सा नहीं पढ़ाएं, और उनको वैरायटी ऑफ लैंग्वेज के एक्सपीरियंस दें, और उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कराएं जिससे कि वो क्रिएटिव बन सकें, क्रिएटिविटी कर सकें। क्लियर। या फिर प्रमोट देम टू अ हायर क्लास, या उनको क्लास में ही आगे बढ़ा दें, ठीक है, कि आप चलिए दूसरी क्लास में जाइए, आप तो बहुत होशियार हो। इंट्रोड्यूस द फॉरेन लैंग्वेज, या हम उनको फॉरेन लैंग्वेज, जो लैंग्वेज वो नहीं जानते हैं उनको वो पढ़ाने लगें, तो ये तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। और उनको दूसरी क्लास में भेज देंगे क्या, ऐसा भी कभी नहीं करेंगे। या आप उनको क्लास का मॉनिटर बना देंगे कि यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। करिकुलम की बात हो रही है ना, करिकुलम को कैसे इनरिच कर पाएंगे आप, ये बताइए। तो यही है कि हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएंगे जिससे कि बच्चे कुछ और बेहतर सीख सकें जो उनको नहीं आता है। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखकर डर लग सकता है। Students who do not have the opportunities to use the target language outside the classroom demonstrate much lower levels of language competency. This can be overcome by, देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं टारगेट लैंग्वेज को यूज़ करने की क्लासरूम के बाहर। फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश ही देख लेते हैं। इंग्लिश को आप सीखने जाते हैं, स्पोकन अगर सीखने जाते हैं, तो आपको बस वहीं पर जहाँ पर आप सीख रहे होते हैं वहीं पर आपको 4-5 लोग जो है, मतलब आपका जो ग्रुप है, आप उसी ग्रुप में एक्टिव रह पाते हैं, इंग्लिश को बोल पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन अब जब क्लासरूम से बाहर जाते हैं, कोचिंग से बाहर जाते हैं, तो आपको कोई मिलता ही नहीं है, और बोलते हो तो सब मजाक उड़ाने लगते हैं, हंसी उड़ाने लगते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए टीचर को, जिससे कि बच्चा जो है वो लैंग्वेज में थोड़ा बेहतर हो सके। कंडक्टिंग टेस्ट पीरियोडिकली टू मोटिवेट देम लर्न, हम टेस्ट को कंडक्ट कराएंगे जिससे कि वो मोटिवेट रख सकें अपने आप को लर्न करने के लिए। गिविंग देम इज सेट ऑफ कॉमनली यूज्ड सेंटेंसेस एंड वोकेबुलरी विच दे आर एक्सपेक्टेड टू यूज़, जो वर्ड्स वो कॉमनली यूज़ करते हैं उनको वो रटवा देंगे, वोकेबुलरी पढ़ा देंगे, सेंटेंसेस बता देंगे क्या ऐसा कर सकते हैं। या सेटिंग सेपरेट टास्क विच आर ईजियर विद मोर टाइम टू कंप्लीट देम, या उनको ईजी टास्क देकर उन्हें सेपरेट कर देंगे, कहेंगे आप ये करिए, आप ये करिए, आप ये करिए, ऐसा करेंगे। या ऑप्शन नंबर 4, engaging them in specific language focused tasks which are indirectly monitored by their group leaders, तो ये सबसे बेहतर बनता है कि हम उनको ऐसी चीज़ें देंगे जो जिससे कि बच्चे इंगेज तो रहेंगे ही साथ में, और वो ग्रुप के लीडर्स भी बन पाएंगे, और उसी लैंग्वेज में वो क्या कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, लीड कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी ही सबसे सही और सटीक आंसर बताता है। टेस्ट की तो कोई बात ही नहीं की गई, टेस्ट क्यों कराओगे भैया, है ना। हमें तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, जितनी से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें, जितनी ज़्यादा उन्हें एक्सपोजर दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए फॉरेन नॉन मदर टंग लैंग्वेज, तो
ऑब्वियसली बात, देखिए यहाँ पर काफ़ी वर्ड भारी भरकम से लिख दिया गया। देखिए मदर टंग होती है आपकी नेटिव लैंग्वेज जो आप बोलते हैं, जहाँ के आप निवासी हैं। नॉन मदर टंग लैंग्वेज है जहाँ पर आप जिस भाषा को नहीं बोलते हैं, जो आपकी मातृभाषा नहीं है, इसीलिए वो फॉरेन लैंग्वेज हो जाती है आपके लिए। तो उस भाषा को पढ़ाने के लिए टीचर ऑफन फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ अ क्लास फुल ऑफ रिलक्टेंट एंड मोटिवेटेड लर्नर्स। दिस कैन बी हेल्प्ड बाई, आपको एक ऐसी भाषा पढ़ानी है जिस भाषा को बच्चे नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते हैं, फॉरेन लैंग्वेज है बच्चों के लिए और आपकी टारगेट लैंग्वेज है, तो उसमें वो लैंग्वेज आपको पढ़ानी है। और बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ही, उनका मन ही नहीं है, ठीक है, पढ़ने का मन ही नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, शोर मचा लगे हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे उनको? यूजिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज टू मोटिवेट एंड मेक लर्निंग मोर चैलेंजिंग इन द क्लास। आप ऐसे मेथड्स और स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे जिससे कि बच्चे मोटिवेट हो जाएं और लर्निंग प्रोसेस हो सके। टेकिंग द हेल्प ऑफ एन एकेडमिक काउंसलर, आप काउंसलर की हेल्प लेंगे तो नहीं। आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट्स हु आर अनमोटिवेटेड एंड टेकिंग अ स्पेशल क्लास फॉर देम, आप उन अनमोटिवेटेड उन बच्चों को आप छांटेंगे कि इसमें किसका मन नहीं लगता, उसके बाद उनको स्पेशल क्लास देंगे। इनकरेजिंग लर्नर्स टू टेक देयर ओन टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट्स, हम उनको एनकरेज करेंगे कि वो अपने असाइनमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट करें। तो ऐसा भी कोई बात है नहीं, ऐसा तो कुछ पूछा भी नहीं गया। तो इसका सही और सटीक आंसर यही बन रहा है। क्या बन रहा है बताइए? यूजिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज टू मोटिवेट एंड मेक लर्निंग मोर चैलेंजिंग इन द क्लास। हम सभी लर्नर्स को क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे और लर्निंग को बहुत ही बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ आपके क्वेश्चंस। इसके बाद हम और क्वेश्चंस देख लेते हैं। यस, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने डायरेक्ट पेपर से ले लिए हैं, उनको मैं टाइप नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दैट। ए हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स posted in a primary school which is situated in a remote area of Rajasthan. Since she does not know the local language, she faces lot of problems. She should, उसे क्या करना चाहिए? एक हिंदी स्पीकिंग टीचर है, वो हिंदी बोलने वाली टीचर जो हैं उनको पोस्ट कर दिया जाता है कि ऐसे रिमोट एरिया में, कहाँ के, राजस्थान के रिमोट एरिया में, और उनको तो वो लैंग्वेज आती नहीं है, राजस्थान की जो लोकल लैंग्वेज है। और बच्चे जितने भी हैं वहाँ पर वो सब वही लोकल लैंग्वेज में बातों को समझ पाते हैं। तो टीचर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? व्हाट शी शुड डू? ट्राई टू गेट अ पोस्टिंग टू अ हिंदी स्पीकिंग एरिया। क्या वो हिंदी स्पीकिंग एरिया में चली जाएँ पोस्टिंग लेकर? कैसा करना चाहिए? या फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक एज अ सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड हिंदी, या उन्हें हिंदी स्टैंडर्ड की बुक्स को ही प्रेफर करना चाहिए? यूज़ द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज अ रिसोर्स वाइल टीचिंग, या जो बच्चे की लैंग्वेज है, जो बच्चे तो मदर टंग ही बोल रहे हैं, वहाँ की राजस्थान की भाषा बोल रहे हैं, तो उनको एक रिसोर्स की तरह पर यूज़ करना चाहिए। या इनकरेज द कम्युनिटी टू लर्न स्टैंडर्ड हिंदी, या उनको बच्चों से कहेंगे आप ही हिंदी सीख लो भाई, मुझे तो आपकी भाषा आती नहीं है समझ में, नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। हम बच्चों की जो लैंग्वेज है उसको ही एज अ रिसोर्स लेकर, जो टीचर हैं वो उसी लैंग्वेज को एज अ रिसोर्स लेकर उसी की हेल्प से समझेंगी और बच्चों को पढ़ाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ टास्क कॉमनली इंक्लूडेड इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। यहाँ पर कुछ टास्क दिए गए हैं जो कॉमनली लैंग्वेज क्लासरूम में किए जाते हैं, करवाए जाते हैं बच्चों के लिए। विच ऑफ दीज सीज चिल्ड्रन एज एक्टिव लर्नर्स, इसमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा एक्टिविटी में इंगेज रखती है, एक्टिव रखती है? चिल्ड्रन वर्क इन ग्रुप्स टू जनरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पोइम, बच्चे वर्क कर रहे हैं ग्रुप्स में और किसी भी पोइम की इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको अपने अपने शब्दों में बता रहे हैं कि ये पोइम ये है, तो इसमें इंगेज तो वो है ही। आगे पढ़ लेते हैं। चिल्ड्रन केयरफुली मेमोराइज करेक्ट आंसर्स। देखिए मेमोराइजेशन को कभी भी आपको फोकस नहीं करना है, रट्टा कभी नहीं लगवाना है। चिल्ड्रन राइट आंसर्स टू क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ पोइम, बच्चे कुछ पोइम के लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स दे रहे हैं। चिल्ड्रन केयरफुली नोट डाउन द आंसर्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, चुपचाप से वो, देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना, तो ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। तो सबसे सही इसमें यही है कि चिल्ड्रन वर्क इन ग्रुप्स, उनको ग्रुप्स में हम वर्क कराएंगे और जिससे कि वो अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन दे पाएंगे पोइम्स को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो कहना चाह रहे हैं, उनकी अपनी अपनी सोच क्या है। तो सबसे सही इसमें यही बैठ रहा है, आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को चूज़ करना है। समझ गए ना बात को? अब इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। वाइल टीचिंग चिल्ड्रन टू रीड, at which point should the teacher focus on comprehension?
किस पॉइंट पर टीचर को फोकस करना चाहिए? कॉम्प्रीहेंशन पर। जब भी टीचर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो किस पॉइंट पर टीचर को फोकस करना चाहिए? व्हेन चिल्ड्रन रीच क्लास 12th, जब वो क्लास 12th में पहुंच जाए। बताइए। आफ्टर चिल्ड्रन हैव लर्नड हाउ टू डिकोड, जब बच्चे सीख जाएं कि आखिर में पढ़ना कैसे है, चीज़ों को डिकोड कर लें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। क्या शुरुआत में ही हमें बच्चों को कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस करना चाहिए? पहले बच्चों को समझाना चाहिए आज हम ये करने वाले हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उनको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे? या इसके बाद हम वंस चिल्ड्रन हैव मास्टर्ड फोनिक्स, जब बच्चे जो आपके फोनिकल वर्ड्स हैं, ध्वनियाँ हैं, उनको समझने लग जाएं तब? जी नहीं, हम बच्चों को खुद ही इस काबिल बनाएंगे, बच्चों को खुद ही बिगिनिंग में समझाएंगे कि आज हम बच्चों ये पढ़ाने वाले हैं, आपको आज इस चीज़ के बारे में समझाएंगे। हम इस पर फोकस करते हैं जिससे बच्चे पहले ही एंगेज हो जाते हैं हमारे साथ और इंटरेस्ट भी उनमें आ जाता है, मोटिवेट हो जाते हैं कि आज टीचर कुछ ज़रूर अच्छा पढ़ाएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये प्रीवियस ईयर के ही तो क्वेश्चंस हैं, कुछ अलग से मैंने नहीं बना दिए हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। चिल्ड्रंस ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन फॉर लर्निंग लिटरेसी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस इनेबल्स ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। आपसे पूछा गया है कि चिल्ड्रंस ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चा जो बोल रहा है भाषा को, उसका डेवलपमेंट किस तरह से फॉर्म किया जाए? इंपॉर्टेंट फाउंडेशन फॉर लर्निंग लिटरेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस इनेबल्स ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। ऐसा कौन सा इसमें से ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो लर्निंग को, कौन सी लर्निंग? ओरल लैंग्वेज की लर्निंग को, ओरल लैंग्वेज के डेवलपमेंट को, स्पोकन लैंग्वेज को इनकरेज करती हो। मेमोराइजिंग तो कभी नहीं होगा। चोर्स रीडिंग ऑफ अ स्टोरी इन द टेक्स्ट बुक अलॉन्ग विद द टीचर, हम एक स्टोरी को रीड कर रहे हैं। प्रैक्टिसिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे हैं ऑब्वियसली। पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्लेज ऑन फेवरेट स्टोरीज़, सबसे बेहतर आंसर इसमें यही है कि हम पार्टिसिपेट करते हैं रोल प्लेज में। इसमें हमारा कम्युनिकेशन भी हो पाएगा उस लैंग्वेज में, हम उसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी है, एक्टिव भी है, कई सारी चीज़ें, ब्रेन स्टॉर्मिंग भी हो रही है, क्रिएटिविटी भी है, यहाँ पर कितना सारा है, सब कुछ यहीं पर है। तो इसीलिए सबसे बेहतर अप्रोच और सबसे बेहतर प्रैक्टिस यही होगी। आप समझ गए ना? एक ही सांस में मैंने इतना सब बोल दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। ए टीचर ऑफ क्लास 3rd, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। क्लास 5th की टीचर है, क्लास 4th की टीचर है, बच्चों को कुछ एक्टिविटी करा रही हैं, कौन सी एक्टिविटी सबसे सही है, कौन सी एक्टिविटी सही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। क्लास 3rd realizes that vocabulary development is an important factor in enabling students to become better readers। वोकेबलरी का डेवलपमेंट करना, वर्ड्स का डेवलपमेंट करना, मीनिंग्स बच्चों को आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर वो एक अच्छे रीडर बनना चाहते हैं। अरे आप किसी चीज़ को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो, अगर आपको उसकी मीनिंग ही नहीं पता तो आप कैसे उसमें मज़ा आएगा? आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो समझ में नहीं आएगा तो आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो आप पढ़ेंगे ही नहीं दोबारा। और द फॉलोइंग विच माइट बी अ गुड स्ट्रेटजी फॉर वोकेबलरी डेवलपमेंट, तो वोकेबलरी के डेवलपमेंट के लिए आप क्या करवाएंगे बच्चों को, बताइए। कई सारी चीज़ें होती हैं, मीनिंग गेम्स खिलवा सकते हैं, एक वो अंताक्षरी होती है इंग्लिश की, तो आप वो भी करा सकते हैं, उससे भी बच्चों में वोकैब्स डेवलप होती हैं। स्टूडेंट्स अंडरलाइन डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम अ टेक्स्ट एंड मेक सेंटेंस विद देम। आप बच्चों से कहेंगे कि आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए, मान लीजिए आपको किसी की मीनिंग नहीं आ रही तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए और उसके बाद उससे सेंटेंसेस बनाइए, ये कहोगे। या स्टूडेंट्स लर्न टू यूज़ द कॉन्टेक्स्ट टू गैस द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, या आप बच्चों से कहेंगे कि बच्चे आप क्या बोलते हैं, जब आप किसी भी पार्ट को पढ़ रहे हैं, किसी भी लेसन को पढ़ रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप सोचने की कोशिश कीजिए कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, क्या ये कहेंगे। स्टूडेंट्स मेमोराइज, देखिए मेमोराइज को देख के पढ़ना ही नहीं है आगे। स्टूडेंट्स कंसल्ट अ डिक्शनरी व्हेन एवर दे केम अक्रॉस अ न्यू वर्ड, आप उनसे कहेंगे कि आप डिक्शनरी की हेल्प लीजिए जहाँ भी आपको न्यू वर्ड दिखता है, जहाँ भी न्यू वर्ड दिखता है तुरंत डिक्शनरी खोलिए, तुरंत देखिए क्या है। तो देखिए ये दोनों तो ऐसे ही नहीं होंगे, ऐसा भी करने को नहीं कहना है। अंडरलाइन डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम अ टेक्स्ट मेक सेंटेंस देम, ये भी नहीं कहेंगे हम। स्टूडेंट्स लर्न टू यूज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द, इन द कॉन्टेक्स्ट में बात अगर कही जाए तो ये भी एक टर्म आपको मिल जाएगा कि ये सबसे बेहतर होता है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में स्टोरी चल रही है आप बच्चे समझने की कोशिश कीजिए कि इसकी मीनिंग क्या हो सकती है, और एट लास्ट में टीचर खुद ही बता देंगे कि इसकी मीनिंग क्या है। लेकिन इससे बच्चे भी खुद से एक्टिव रह पाएंगे, खुद भी समझने की कोशिश कर पाएंगे कि आखिर माजरा चल क्या रहा है।
एक्टिव इंगेजमेंट सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। Miss Sinha asks prediction questions as she reads aloud a story to her class third students. She does this too. ये वो इसलिए क्यों करती हैं बताइए। मिसेस सिन्हा आस्क्स प्रेडिक्शन क्वेश्चंस, वो ऐसे प्रेडिक्शन क्वेश्चंस पूछती हैं, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अब ये होगा तो क्या होना चाहिए। एज शी रीड्स अलाउड अ स्टोरी टू हर क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, वो पढ़ा रही हैं क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स को एक स्टोरी। तो बताइए वो किस चीज़ पर सी डज दिस टू, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए बताइए। प्रेडिक्शन क्वेश्चंस जो वो कर रही हैं उसके लिए क्या करना चाहिए। इम्प्रूव स्टूडेंट्स वोकेबुलरी, बच्चों की वोकेबुलरी इम्प्रूव कराने के लिए कर रही हैं। मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन मीन्स जो उनकी जो भी पैसेज है, जो भी स्टोरी वो बता रही हैं उसको कॉम्प्रीहेंड करने के लिए, वो बच्चे को समझाने के लिए हर तरह से हर फोकस्ड वे में उनको प्रेडिक्ट करके क्वेश्चंस पूछ रही हैं। अगर ये ना होता तो क्या होता बताइए। तो इस तरह से कॉम्प्रीहेंशन हो रहा है उसका, बहुत अच्छे से बच्चे समझ भी पा रहे हैं। हेल्प स्टूडेंट टू रिमेंबर पॉइंट्स, तो रिमेंबर का तो काम ही खत्म कर दो बिल्कुल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो आपके रिसेंटली ऑनलाइन पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको भी हम देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब कर लेते हैं आपके जो ऑनलाइन पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे, बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे। देखिए ब्लेंडेड लर्निंग, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, ब्लेंडेड लर्निंग इज़, तो ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, ये कौन सी लर्निंग है बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। क्या इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है ब्लेंडेड लर्निंग। यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऐप्स, हम दो ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, क्या ये है। या फिर लर्निंग टू लैंग्वेजेस इन द सेम क्लास, एक ही क्लास में हम दो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। या फिर इसका आंसर ये हो सकता है ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल लर्निंग एंड वेब बेस्ड ऑनलाइन अप्रोच, ये तो हम ट्रेडिशनल लर्निंग कर रहे हैं या फिर हम वेब बेस्ड यानी कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। एक तो ऑफलाइन लर्निंग है और एक जो है ऑनलाइन लर्निंग है, तो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है ब्लेंडेड लर्निंग। हम दोनों तरह से लर्निंग कर रहे हैं, वेब बेस्ड भी कर रहे हैं और ट्रेडिशनल लर्निंग भी कर रहे हैं। मैं आपको आंसर्स नहीं दिखाती हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस दिखाती हूँ, नहीं तो फिर आप आंसर्स ही देख पाएंगे। यस तो इसको पढ़ने की कोशिश करिए। आई वॉन्ट, यहाँ पर एक कन्वर्सेशन दी गई है, एक बातचीत दी गई है, तो देखते हैं। तो पहले बोला जाता है, ए बोलता है कोई, आई वॉन्ट ऑल स्टूडेंट्स विद लेटर ए टू स्टैंड हेयर एंड ऑल स्टूडेंट्स विद लेटर बी टू स्टैंड देयर, डू यू अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड, मान लीजिए टीचर ही कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि जिसके नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो एक तरफ खड़े हो जाएंगे और जिनके नाम बी से स्टार्ट होते हैं वो एक तरफ खड़े हो जाएंगे। वो कहते हैं डू यू अंडरस्टैंड, समझे क्या तुम। तो स्टूडेंट्स सब शांत रहते हैं, लेकिन उसमें से एक स्टूडेंट बहुत धीमे से बोलता है यस। स्टूडेंट्स आर रिलक्टेंट टू आंसर, बच्चे जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं है, अनिच्छुक हैं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डज नॉट फिट, क्या रीज़न ऐसा है कि बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, या स्टूडेंट डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस, या उन्हें जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको वो समझ नहीं पा रहे हैं, या स्टूडेंट्स प्रेफर नॉट टॉक, या बच्चे समझ रहे हैं कि टीचर हैं तो उनके सामने हम ज़्यादा बात नहीं करें। स्टूडेंट्स नीड मोर एलेबोरेट इंस्ट्रक्शंस एंड सपोर्ट फ्रॉम दी टीचर, तो यहाँ पर इसका सही आंसर इन्होंने तो दिया है कि स्टूडेंट्स प्रेफर नॉट टॉक, बच्चे जो हैं वो नहीं बात करना चाह रहे हैं, बच्चे बात करना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि टीचर बोल रहे हैं कि मतलब डर गए हैं टीचर से, कुछ ऐसा यहाँ पर सीन बन रहा है। तो आई थिंक देखिए इन्होंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे भी थे कि इन्होंने फिर बाद में जब रिवाइज़ किया तो इन्होंने उसके मार्क्स भी इंक्रीज़ किए हैं। कुछ क्वेश्चंस थे जो इनके गलत भी थे, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे क्वेश्चंस के आंसर सही ही हैं, बट हाँ कुछ एक दो मिस्टेक्स हो भी सकती हैं। तो देखिए इन्होंने तो ये बताया है कि इसका आंसर 3 है, बट आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये 4 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को आप ज़्यादा, जब टीचर ज़्यादा धमका के पूछेंगे तो बच्चे तो वैसे ही शांत रहेंगे ना। तो बट यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन 3 यहाँ पर दिया है, तो आप इसको ऑप्शन 3 मान के चलिए। प्रेफर नॉट टॉक, लैंग्वेज अवेयरनेस क्या है, लैंग्वेज अवेयरनेस से क्या मतलब है। हैज़ कॉग्निटिव एडवांटेजेस,
अगर आप बच्चे को भाषा का ज्ञान है, भाषा को समझता है, तो क्या उसके संज्ञान के लिए बेहतर है या एक डिसएडवांटेज है, या वो ग्रामर ऑफ लैंग्वेज को जानता है, इसका मतलब ये है, या एक प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। देखिए इसका सही आंसर है कॉग्निटिव एडवांटेज। बच्चे के अंदर अगर भाषा की समझ है, भाषा को जानता है, समझता है, तो इसका मतलब है कि वो अब उस भाषा में कॉम्प्रीहेंड कर पाएगा अपनी बात को, ठीक है, कम्युनिकेट कर पाएगा, कॉम्प्रीहेंड कर पाएगा अपने आप को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम लैंग्वेज एजुकेशन। तो लैंग्वेज एजुकेशन का कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो नहीं होता है? तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया था। क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस मैं बता चुकी हूँ, नोम चॉम्स्की की थी, 0 से 5 ईयर के बच्चों में होती है। इस पीरियड में बच्चे सीखने की क्षमता बहुत रखते हैं, उनके अंदर इनेट कैपेसिटी होती है सीखने की। तो इस पीरियड को बोलते हैं क्रिटिकल पीरियड, और यही है क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस किसने दी थी, तो आप नोम चॉम्स्की का नाम लिख सकते हैं। क्लियर? कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी समझ लीजिए। इसका मतलब है कि बच्चा जितना जानता है उससे हम +1 करके उसको दे रहे हैं, +1 इनपुट दे रहे हैं बियॉन्ड व्हाट दे अंडरस्टैंड। जितना वो समझते हैं, जितना वो जानते हैं, उससे हम +1 दे रहे हैं जो वो नहीं जानते हैं। दिस इज कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट। कई जगह वर्ड देखने को मिलेगा, इसलिए बता रही हूँ। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है बच्चा अगर किसी बात का जवाब दे रहा है तो हम उसको पॉजिटिव इन्फोर्समेंट देंगे, उसको हम रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। ब्रेन लेजन एंड कंट्रोल, हम उन पर कंट्रोल करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, कंट्रोल नहीं करना है, रोट मेमोराइजेशन पर फोकस नहीं करना है। तो ये बात यहाँ पर नॉट ए कॉन्सेप्ट, ये एक कॉन्सेप्ट नहीं होता है पढ़ाई करने का, ठीक है। इंक्लूजन क्या है? व्हाट इज इंक्लूजन इन लैंग्वेज एजुकेशन? लैंग्वेज की एजुकेशन में इंक्लूजन का मतलब क्या है? किस चीज़ को हम बोलते हैं कि इंक्लूसिव क्लासरूम है, इंक्लूसिवली हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं? इट इंक्लूड्स प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज अडेप्टेड बाय अ टीचर। ये प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज को फॉलो करता है। लर्नर नीड्स, इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूलिंग। फॉर इंस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स में सभी एस्पेक्ट आ जाते हैं। स्कूलिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आएंगे, स्कूल को बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, कम्युनिटीज़ बनानी है उनमें। तो इससे रिलेटेड है इंक्लूजन का मतलब। इट रिफर्स टू इनकॉर्पोरेटिंग न्यू टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड मेथड्स इन अ ट्रेडिशनल क्लासरूम। या ट्रेडिशनल क्लासरूम में हम अब नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, उससे पढ़ाएंगे। ऑप्शन 4 को पढ़ लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफॉर्म्ड व्यू ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इनकॉर्पोरेटेड अ सोशल और इंटरेक्टिव पर्सपेक्टिव। देखिए ये ऑप्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे, बच्चे को इंटरेक्टिव वे में पढ़ाएंगे। जब बच्चा सोशली इंटरेक्टिव होगा तभी इसका इंक्लूजन हो पाएगा। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है? बच्चे की हर एस्पेक्ट को सिर्फ रट रहा है यही नहीं है कि सिर्फ रट ही रहा है, याद ही करा रहे हो, चीज़ पढ़ा रहे हो तो पढ़ा ही रहे हो। तो उनका मतलब है कि जो पढ़ रहे हैं उसको वो सोशल लाइफ में यूज़ भी कर पाएँ, ट्रांसफॉर्म्ड व्यू में उस लैंग्वेज को पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक टॉपिक आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पर असेसमेंट फॉर लर्निंग आपसे पूछा जा रहा है। एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो यहाँ पर कई सारे टर्म्स हैं कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी होता है, शॉर्ट में लिख देती हूँ, एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग भी होता है, एंड असेसमेंट एज लर्निंग भी होता है। आई होप आप शॉर्टकट में समझ जाएंगे। इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में।